ये मेरे वीडियो का पार्ट 7 है। डिजाइन कैनाल डिजाइन बाय लेसीज थ्योरी। अभी तक हमने कैनेडीज थ्योरी के बारे में पढ़ा है और कैनेडीज थ्योरी से हमने कैनाल को डिजाइन भी कर लिया है। बट लेसीज भी एक इरिगेशन में, हमारे यूपी इरिगेशन में, ही वाज आल्सो एन इंजीनियर और ही कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ऑन द कैनाल्स एंड he also gave us a new formula for the designing of the canal। तो उन्होंने एक नई थ्योरी को प्रेजेंट किया और उनके थ्योरी के आधार पर जब चैनल्स को हम लेसीज रिजिम चैनल के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने दो रिजिम कंडीशंस दी, इनिशियल रिजिम एंड फाइनल रिजिम। जबकि कैनेडी ने ये कहा कि जैसे ही नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कवरिंग वेलोसिटी हमारी डेवलप होती है, द चैनल बिकम्स इन रिजिम। इनका यह कहना था कि नॉन सिल्टिंग और नॉन स्कवरिंग जब वेलोसिटी जनरेट होती है तो वो इनिशियल रेजिम होता है। और उन्होंने एक फाइनल रेजिम अलग एक कंडीशन बताई। तो फाइनल रेजिम के लिए उन्होंने सर्टेन कंडीशंस हमको दी। फाइनल उन्होंने ये कहा कि ही सेड चैनल्स अंडर इनिशियल रेजिम इज नॉट ए चैनल इन रिजिम। लेसीज थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू कैनाल्स इन फाइनल रेजिम। उन्होंने इनिशियल रेजिम और फाइनल रेजिम करके दो कंडीशंस बताई और उनका यह कहना था कि लेसीज जो थ्योरी है वो फाइनल रेजिम में जो कंडीशन कैनाल्स रहती हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। अब फाइनल रेजिम या ट्रू रेजिम के लिए उन्होंने क्या कंडीशंस दी? According to the Lacy, canal can behave in true regime only if following conditions are satisfied. Number one, discharge is constant. Number two, flow is uniform. Number three, silt grade and silt charge is constant. सिल्ट का ग्रेड और सिल्ट का चार्ज जो है वो हमारे फ्लो में कांस्टेंट रहता है। एंड चैनल इज फ्लोइंग थ्रू ए मटेरियल विच कैन बी स्काउर्ड एज इजीली एज इट कैन बी डिपॉजिटेड। तो ये चार कंडीशंस उन्होंने दी कि जब ये चार कंडीशंस सेटिस्फाई होती है देन ओनली द कैनाल विल बी इन ट्रू रेजिम और द फाइनल रेजिम। डिस्चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए, फ्लो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज भी कांस्टेंट रहना चाहिए और चैनल इज फ्लोइंग थ्रू ए मटेरियल विच कैन बी स्कवर्ड एज इजीली एज इट कैन बी डिपॉजिटेड। और ये चार कंडीशंस हैं, दीज आर दी आइडियल कंडीशंस। और प्रैक्टिकली ये कंडीशंस कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली दीज कंडीशंस कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, सो द चैनल कैन नेवर बी इन ट्रू regime। दे आर आइदर इन इनिशियल regime और इन द फाइनल regime। तो लेसीज ने थ्योरी तो अपनी बनाई और ये भी कहा कि कैनेडा की थ्योरी ठीक नहीं है, but he himself gave such conditions which are ideal and not practically possible। Natural tendency of channel carrying silt attain elliptical shape। जैसा कि हम आपको मालूम है कि हम चैनल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। वी डिजाइन द चैनल्स एज हाफ इज टू वन साइड स्लोप विद अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। इससे हम डिजाइन करते हैं एंड वी कंस्ट्रक्ट चैनल्स by giving side slope as 1:1 और 1:1। साइड स्लोप्स हम 1:1 का रखते हैं, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन रहते हैं जब कैनाल हमारी कटिंग में होती है और जब फिलिंग में होती है तो इन 1:1 साइड स्लोप के स्थान पर 1.5:1 हम साइड स्लोप रखते हैं। 1.5 का हम साइड स्लोप प्रोवाइड करते हैं। निर्माण के समय, कंस्ट्रक्शन के समय हम साइड स्लोप्स 1:1 का कटिंग में और 1.5 का स्लोप हम फिलिंग में रखते हैं। बट जब हम डिजाइन करते हैं तो कैनाल की कैपेसिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें साइड स्लोप हम 1/2 करते हैं। जब भी हम कैनाल डिजाइन करेंगे हम साइड स्लोप 1/2 देकर के करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम 1:1 का या 1.5:1 का करते हैं। लेकिन चैनल का जो शेप होता है कुछ समय तक पानी चलने के बाद वो एक इलिप्टिकल शेप अपना लेता है। ये आप देखेंगे, ये इलिप्टिकल शेप मैंने बताया हुआ है, रेड कलर का है शेप फॉर द कोर सिल्ट एंड जो ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है शेप फॉर द फाइनल सिल्ट। जितना फाइन सिल्ट होता है इलिप्स हमारा इस तरह से बनेगा और जितना ही कोर्स इलिप्स होता है, कोर्स सिल्ट होगा हमारा, वह हमारा इलिप्स जो है उतना फ्लैट होता जाता है। तो दीज आर द टू डिफरेंट शेप्स विच द चैनल अटेन वाइल फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। तो ये हमारा हुआ। अब कैनेडी लेसीज ने जो थ्योरी दी है उसको, लेसीज थ्योरी को हम कैनेडी थ्योरी से कंपेयर करेंगे। दीज आर दी कंपेरिजंस। ये हमारा अक्सर प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि कंपेरिजन ऑफ कैनेडीज एंड लेसीज थ्योरी। नंबर वन इज Kennedy neglected the eddies generated from the sites, whereas Lacy considered that irrigation channels achieves a cup-shaped section, semi-ellipse, and that the entire wetted perimeter of the channel contributes to the generation of silt-supporting eddies। Kennedy ने क्या कहा था
कि कैनाल का जो बेड होता है उसमें जो एडीज जनरेट होती हैं वही सिल्ट सपोर्टिंग पावर देती हैं, वही सिल्ट को फ्लोटिंग कंडीशन में रखती हैं। और उन एडीज का जो फॉर्मेशन जैसे जैसे कम होने हो जाएगा, अगर वेलोसिटी कम होगा तो एडीज कम जनरेट होंगी और हमारा डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। उनका यह कहना था कि कैनाल के जो साइड्स हैं वहां से जो एडीज जनरेट होती हैं वो नॉर्मली या तो हॉरिजॉन्टल होती हैं, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती हैं और सिल्ट सपोर्टिंग पावर नहीं देती। उसने ये कहा कि सिर्फ कैनाल का जो बेड हो उसमें ही जो एडीज जनरेट हो रही हैं, दे आर ओनली गिविंग द सिल्ट सपोर्टिंग पावर टू द sediments, whereas Lacey considered that irrigation channels achieves a cup-shaped section. तो लेसी के अनुसार ये कप शेप्ड इलिप्स का शेप जब अख्तियार कर लिया हमारी कैनाल ने, तो बेड जैसी कोई चीज रही ही नहीं और उसका एंटायर जो पेरीमीटर होता है वो हमको सिल्ट सपोर्टिंग पावर देता है। फिगर में आप देखेंगे ये हमारा इलिप्स का जो शेप हमारा अचीव कर लिया है कैनाल ने, ये जो इलिप्स का शेप है ये फुल पेरीमीटर ये सिल्ट सपोर्टिंग एडीज हमको प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द लेसी, एंड अकॉर्डिंग टू द कैनेडी ओनली बेड गिव्स द सिल्ट सपोर्टिंग पावर। एडीज जनरेटेड फ्रॉम द बेड गिव्स द सिल्ट सपोर्टिंग पावर, ये हमारा कैनेडी ने कहा था। और एंटायर पेरीमीटर गिव्स द सिल्ट सपोर्टिंग पावर, ये हमारा लेसी ने कहा। दिस वाज द फर्स्ट कंपैरिजन और फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टू थियोरीज। Second point is Kennedy stated all the channels to be in a state of regime provided no silting, non-scoring conditions are achieved. Whereas Lacey differentiated between initial regime and final regime. regime लेसी ने दो कंडीशंस दी, इनिशियल और फाइनल regime की कही, और कैनेडी ने सिर्फ एक कंडीशन दी थी नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग की, और उसी को उन्होंने regime कंडीशन बताया था। ना थर्ड पॉइंट, according to the Kennedy, critical velocity is dependent only on depth of water, whereas Lacey said that grain size of the material forming the channels also play an important role in designing a channel. And he gave an equation F is equal to 1.5 under root of dmm. अब मैं थोड़ा सा कैनेडी के बारे में बताऊंगा। कैनेडी के जो हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है, देखिए कैनेडी ने ये फॉर्मूला दिया था V नॉट इज इक्वल टू 0.55 m इंटू टी टू द पावर 0.64। इन्होंने जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, और कैनेडी के लेसी ने क्या कहा, लेसी ने एक नया फॉर्मूला दिया था B is equal to 10.8 r to the power 2 by 3 and s to the power 1 by 2. This is the velocity given by the Lacey. And another factor he gave a new factor F. It also plays a very prominent role while designing a canal. F is what? Silt factor, and it is 1.76 under root of dmm. D is average size of the particle in millimeter. तो कैनेडी क्रिटिकल वेलोसिटी में डिपेंडेंट ओनली ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। हमने देखा कि कैनेडी के अनुसार V नॉट इज इक्वल टू C सॉरी M, एंड दिस वाज द फॉर्मूला 0.55 m d to the power 0.64. V naught is equal to 0.55 m d to the power 0.64। इस फॉर्मूले में हम देखेंगे कि सिर्फ हमारा डेप्थ ऑफ वाटर है जिसपे हमारा रिजिम क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है। दिस वाज द फॉर्मूला गिवन बाय द कैनेडी, वेयर एज लेसी गेव ए फॉर्मूला V is equal to 10.8 r to the power s 2 by 3 and s to the power 1 by 3। ये लेसी का कहना था। नाउ फिफ्थ है, Kennedy gave no response to the bandwidth and depth ratio। कैनेडी ने बैंडविड्थ और डेप्थ के रेशियो को कोई कंसीडर नहीं किया था, बट लेसी ने कंपेयर किया। ही इंट्रोड्यूस ए न्यू फैक्टर आर। आर इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ विच इज ए ओवर पी। तो इसमें एरिया और पेरीमीटर दोनों को उसने रिलेट कर दिया। जहां हम एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं तो डेप्थ, विड्थ, साइड स्लोप सारी चीजें हमारी आ जाती हैं, जबकि लेसी का यह कहना था कि एक सर्टेन डेप्थ के लिए ही एक सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। लेसी गेव नो रिस्पॉन्स टू द बैंडविड्थ एंड डेप्थ। लेसी कनेक्टेड वेटेड पेरीमीटर एज वेल एज एरिया ऑफ द चैनल विद द सिल्ट डिस्चार्ज। देख रहे हैं आप
कि उन्होंने एक अपने फॉर्मूले में आर की वैल्यू, आर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। आर इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, दैट इज एरिया अपॉन पेरीमीटर। नाउ सिक्स पॉइंट इज Kennedy did not fix regime slope, whereas Lacy fixed the regime slope. लेसी ने regime slope के लिए भी एक नया फार्मूला दे दिया, s is equal to f to the power 5 by 3 upon 3340 q to the power 1 by 6। ऐसी का जो स्लेप है, रिजिम स्लोप काय पे डिपेंडेंट था, एफ, सिल फैक्टर एंड डिस्चार्ज बोथ। तो ये फॉर्मूला उन्होंने लेसी ने प्रोवाइड किया। अब इस फॉर्मूले से जो हमको स्लोप मिलता है वो बहुत ही एक्सेसिव स्लोप मिलता है। देखिए आप, उन्होंने कैनेडी थ्योरी को खराब तो कहा, बट द अबव फॉर्मूला गिव्स अस एक्सेसिव स्लोप वैल्यूज। इस फॉर्मूले से हमें जो स्लोप मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है, और इस स्लोप पर कोई भी नहर डिजाइन आज तक नहीं हुई है। बाद में उन्होंने अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई किया और थोड़ा सा एस इज प्रपोर्शनल टू तक ये वर्ड दे दिया, बट दिस वाज द फैक्ट। उसके बाद हम जब डिजाइन करने आएंगे लेसिस थ्योरी से, तो हमारे पास ये सर्टेन फॉर्मूले हैं, इन्हीं को हमको इस्तेमाल करना है। वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला ये है, सिल्ट फैक्टर हम F इक्वल टू 1.75 अंडर रूट ऑफ DMM से निकालेंगे। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के लिए 5/2 बी स्क्वायर अपॉन एफ। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको मिलता है Q और V। पेरीमीटर के लिए 4.75 अंडर रूट ऑफ Q, और स्लोप हमको इस फॉर्मूले से, दीज आर द फॉर्मूले which are being used in for designing the canal by Lacy's theory। हम लोग यूपी इरिगेशन में इस थ्योरी को कभी इस्तेमाल नहीं करते, हम कैनेडीज थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं। पहले हम गैरेट्स डायग्राम इस्तेमाल करते थे, अब हमारे पास एक्सेल शीट अवेलेबल है, कैलकुलेशंस हम एक्सेल शीट पे करें, क्योंकि गैरेट्स डायग्राम जो है वो हमको हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में कभी नहीं मिलता है। फोटोस्टेट मिलता है हर बार, एक बार दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। जितने बार फोटोस्टेट होता है उसका जो रेशो है वो बदलने की संभावना रहती है और एरर्स हमको मिलेगी। जबकि पहले चूंकि हमारे पास सिर्फ कैलकुलेटर्स हुआ करते थे, स्लाइड रूल्स हुआ करते थे, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, इसलिए गैरेट्स डायग्राम हम इस्तेमाल करते थे। बट हमारे पास अभी एक्सेल है, एक्सेल में हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसको हम रख देंगे, तो हमारा ये सारा का सारा कैलकुलेशन उसमें हो जाता है। तो ये लेसी का एक छोटा सा प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आपको, दिए स्टेप्स दिए हुए हैं, बट हम वी नेवर यूज दिस थ्योरी इन यूपी इरिगेशन। अब मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि डिजाइन हम करते कैसे हैं। थोड़ा सा लोगों का मिथ है कि किसी का ये कहना है कि हम पक्के स्ट्रक्चर्स पे स्लोप को चेंज करते हैं या कैनल का सेक्शन चेंज करते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नॉर्मली हम जो करते हैं वो 1-1 किलोमीटर पर हम नहर को डिजाइन करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, एक मैं पहले छोटी सी माइनर ले रहा हूं। ये मेन कैनाल है हमारी या ब्रांच कैनाल है, जिससे एक ऑफटेक हो रही है हमारी एक माइनर, जिसकी लेंथ हमारी लगभग 3.5 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ दिस माइनर इज 3.5 किलोमीटर। अब इसको मैंने 1-1 किलोमीटर के पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे 1 किलोमीटर आया मेरा, तो ये आ गया 1 किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर उसका ये हुआ, थर्ड किलोमीटर ये हुआ, एंड एंड ऑफ द कैनाल हमारी ये हो गई। अब जैसे ही पानी हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, पानी हमारा यहां से चलना शुरू हुआ, इसने क्या किया, हमने यहां से यहां तक में इसने इतना एरिया हमारा इरिगेट कर लिया। तो जो जो टोटल वाटर हमारा यहाँ से हमारा इनलेट हुआ था, यहाँ तक आते आते उसने इतना पानी एरिया इरिगेट कर लिया। मान लीजिए हेड पर टोटल हमारे पास जो कैचमेंट एरिया था जो हमको इरिगेट करना था, ये पूरा कैचमेंट एरिया जो है हमारा, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये गया हुआ है, ये पूरा कैचमेंट एरिया हमको इरिगेट करना था, ये हमारा 600 हेक्टेयर का है। अब हम 1 किलोमीटर तक आए तो सपोज ये 500 हेक्टेयर हमारा बचा, मतलब ये जो एरिया है हमारा ऊपर वाला, ये 100 हेक्टेयर है। इस 100 हेक्टेयर को इरिगेट कर लेने के बाद में हमारा 1 किलोमीटर पे जो एरिया आ रहा है वो 500। तो यहाँ पे हमारी वाटर रिक्वायरमेंट 600 हेक्टेयर के रूप में हुई। यदि हमारा आउटलेट फैक्टर 600 हेक्टेयर है पर क्यूमेक, तो यहाँ पर 1 क्यूमेक के लिए हम डिजाइन करेंगे। जैसे ही हम आए, हमारा सीसीए कम होकर के यहाँ पे 500 हेक्टेयर हो गया। अब हमें 500 हेक्टेयर के लिए जो हमको
वाटर की रिक्वायरमेंट आएगी, उसके लिए 1 किलोमीटर के सेक्शन को डिजाइन करेंगे। फिर हम आएंगे 2 किलोमीटर पे। 2 किलोमीटर पे आते आते अगेन 100 हेक्टेयर मान लीजिए इसने इरिगेट यहाँ से कर दिया। 100 ये 200 हमारा लेस हो गया 600 में से, तो हमारा बचा ये 400 हेक्टेयर। अब हम 400 हेक्टेयर के लिए डिजाइन करेंगे किलोमीटर 2 पर। अगेन हम जब 3 किलोमीटर पे आएंगे तो ये 100 हेक्टेयर हमारा पूरा फिर निकल गया, तो हमारे पास 200 हेक्टेयर ये एरिया बचा जिसको हमें इरिगेट करना है। तो इस एरिया को यहाँ इस पॉइंट पे हम 200 हेक्टेयर के लिए कैनाल को डिजाइन करेंगे। तो इसमें हमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमें हर किलोमीटर के लिए नहर को डिजाइन करना पड़ता है, हम हर किलोमीटर के लिए करते हैं। अब थोड़ा सा मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा तो उससे आपको एक फर्क समझ में आएगा। सपोज ये मेरी मेन कैनाल है, ये मेरी एक मेन कैनाल रन कर रही है। आपको मालूम है कि मेन कैनाल में हम कुलावे नहीं देते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत पानी पंप के रास्ते से निकाल करके हमारे फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर भी इसमें बहुत ज्यादा होती है हेड पे। मान लीजिए हमारा हेड पर इसका डिस्चार्ज है 30 क्यूमिक्स। 30 क्यूमिक्स का मतलब हुआ 30 या 90, करीब 1000 क्यूसेक का 30 क्यूमिक्स हुआ। 1 किलोमीटर पे हम आए तो हमारा इरिगेशन एरिया मान लीजिए सपोज ये बहुत थोड़ा सा एरिया है, तो हम इसको जब हम 1 किलोमीटर पे डिजाइन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये मेन कैनाल हमारा 0 पर और 1 किलोमीटर पे जो सेक्शन बहुत माइन्यूटली चेंज होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि वाटर डेप्थ कम हो जाएगी, हमारा पानी सेक्शन हमारा सेम रहेगा। तो हम इस तरह से वाटर डेप्थ को कम मानते हुए करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हो सकता है 5 किलोमीटर के बाद हमको सेक्शन दोबारा डिजाइन करना पड़े, तो हम ये हमारे डिस्क्रिशन पे रहता है, ये हमारे सोच और विचार पे रहता है कि हम कितने कितने किलोमीटर पे नहर का सेक्शन को हम चेंज करें। तो इस तरह से बट हमको जो टेबल या शीट हमको बनानी है अपने डिजाइन के लिए, हम पहले पहले हम पेपर पे डिजाइन बना दें, एक्सेल की शीट बनाएंगे तो हम उसको कोशिश करना चाहिए हर किलोमीटर पे। अगर पानी नहीं ले रहे हैं कहीं पे तो हमने 0 पे ले लिया। उसके बाद हम सीधे 9 किलोमीटर पे आ गए जहां से एक दूसरी नहर हमारी ऑफटेक कर रही है, ये देख रहे हैं 9 में। तो आप एक सेक्शन आप 0 पे डिजाइन कर लीजिए, उसके बाद 9 किलोमीटर पे आ जाइए या दूसरा सेक्शन डिजाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 किलोमीटर को भला करना होगा आपको, क्योंकि 9 पे तो आपका पूरा का पूरा पानी आएगा। 10 किलोमीटर पे लेकिन ये ऑफटेक करने वाली नहर कुछ पानी ले लेगी, यहाँ पे वाटर हमारा कम हो जाएगा। तो हमको इस तरह से हमको डिजाइन करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम छोटी माइनर डिजाइन करते हैं 3 किलोमीटर की है, तब हमारा कैचमेंट एरिया सीसीए जो है बहुत तेजी से बदलता है और वाटर रिक्वायरमेंट या वाटर हम की कैपेसिटी कैनाल की बहुत तेजी से बदलती है। तो हमको नियरली हर किलोमीटर पे डिजाइन करना पड़ता है। बट जब हम मेन कैनाल पे जाते हैं तो हो सकता है आपको 0 किलोमीटर पे डिजाइन करना पड़े, उसके बाद पहली नहर जहां ऑफटेक कर रही है उसके बाद 10 पे हमको 10 किलोमीटर पे डिजाइन करना है। तो ये आपका एक डिस्क्रिप्शन है, आपका एक जजमेंट है। जैसे आप काम करेंगे, मैं अपना डिजाइनिंग आपको आगे बढ़ेंगे, अपने अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कब हमको क्या चीज और कैसे डिजाइन करनी है। एक छोटा सा फिगर बता रहा हूँ जो नॉर्मली लोग गलती करते हैं। ये एक मेन कैनाल जा रही है हमारी, आप देखेंगे ये मेन कैनाल हमारी फ्लो हो रही है। मेन कैनाल है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, ये एरो मैंने बनाया हुआ है। एक ड्रेन है जो इस तरह से पास हो रही है, ये नीचे घूमते हुए इस तरह से जा रही है। एक माइनर हमारी इस मेन कैनाल से निकाली निकली हुई है, ये माइनर है हमारी, ये इसको हमने माइनर या डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम दिया। अब देखिए इसमें आपको क्या कुछ गलती समझ में आ रही है? आप थोड़ी देर के लिए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हमारी हो रही है। हमने इस माइनर को जो ऑफटेक किया है, इसको ले करके इस ड्रेन को हमने पहली बार काटा, फिर अगेन दूसरी बार काटा, फिर अगेन तीसरी बार काटा और फिर हम आगे चले गए। मतलब हमको यह देखना है जब एक बार इस ड्रेन को मेन कैनाल ने हमारा यहाँ पे क्रॉस कर लिया है, तो फिर अगेन हमको ये क्यों आगे निकालना है और ड्रेन को 2 बार कट करना है। ये जो है एक हमारी बहुत बड़ी गलती है। ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है लोगों के साथ में। हमको इस तरह की नहर बिल्कुल डिजाइन नहीं करना है। हमने जब एक बार इस ड्रेन को नहर से यहाँ पे क्रॉस करा लिया, अब हमको इसका बेनिफिट लेना है। इधर का एरिया, लेफ्ट साइड का एरिया इस ड्रेन के करना है, तो हम यहाँ से नहर निकालें, डिस्ट्रीब्यूट निकालें और इस एरिया को कर दें। देखेंगे अगर ये आप निकालेंगे तो आपके ये 2 ड्रेनेज क्रॉसिंग्स सीधी सीधी बच जाएंगी, जो बहुत बड़ी गलती हम करने करे हैं या करने जा रहे हैं। इस तरह की गलतियां साइट्स पे हुई हैं क्योंकि हमारे इंजीनियर्स जब समझ नहीं रहे हैं कैनाल के कॉन्सेप्ट को, तो है क्योंकि ड्रेन जो है ये तो वैली है, निश्चित है इधर पे एक रिज होगा, एक रिज इधर होगा। एक रिज आपको इधर मिलेगा
और एक रिज आपको इधर मिलेगा। जब हमको मालूम है कि कैनाल्स को हमको रिज पे डिजाइन करना है, तो हमने रिज पर लेने की अगर कोशिश करी होती तो ऑटोमेटिकली ये जो बीच वाला ट्रेन है हमारा अवॉइड हो जाता। इस तरह की गलतियां हम करते हैं, जिनको अगर हम जानकारी होगी तो हमें इन चीजों को हम अवॉइड कर लेंगे। अब एक छोटा सा मैं और चीज बताता हूं आपको। चलिए मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ इस जगह पे। अब नेक्स्ट अगर जो कुछ बचा हुआ होगा तो मैं अगले टॉपिक में देखूंगा।